हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं जिनका नाम है एकता मिश्रा। एकता मिश्रा है यूपी से और इन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन डीबीटी का। डीबीटी इज़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इस साल 2024 में एकता ने क्वालिफाई किया है जेआरएफ। तो आइए जानते हैं एकता की स्टोरी, कैसे उन्होंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एकता फ्रॉम ऑल आईएफएस टीम। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। सो एकता, वे आर यू फ्रॉम बेसिकली एंड क्या है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? Sir, I am from Barabanki, Uttar Pradesh. I have ओके। completed my BSc as well as a MSc from Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya. ओके। And recently, I have qualified GATE Excel NII written exam DBT ZRF with category first. ओके, सो वेरी नाइस। आपने गेट एक्सेल भी क्वालिफाई किया, इसी साल क्वालिफाई किया गेट एक्सेल भी आपने? Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड। तो आपने गेट भी क्वालिफाई किया है, आपने डीबीटी भी क्वालिफाई किया है, क्या बात है। आपने दो दो एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं इस साल में, तो ये साल तो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। सो एकता, आपको कैसे पता चला डीबीटी के बारे में, और ऑल्सो गेट के बारे में भी आपको कैसे पता चला? सर वो मुझे आईएफएस से पता चला क्योंकि मैं नेट की प्रिपरेशन करने के जरिए आ रही थी यहाँ पे। हाँ। मैंने आईएफएस को ढूंढा और जेनेटिक्स का लेक्चर मुझे मिल गया था ओके। केसी सर का। अच्छा तो अच्छा। मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ओके। तो मैंने कंटिन्यू किया। फिर केसी सर के लेक्चर देखा हाँ और फिर धीरे धीरे उसमें लिखा था डीबीटी जेआरएफ और गेट एक्सल। हाँ। तब मुझे पता चला कि गेट का एग्जाम भी हम दे सकते हैं ओके। और डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके। तो हमने आप कंटिन्यू। आपका मास्टर्स किस में है एकता? सर माय मास्टर वाज इन जूलॉजी सब्जेक्ट। जूलॉजी से किया है, अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर तो आपने गेट एक्सेल में जूलॉजी पिक किया होगा, गेट एक्सेल जी के सर। लिए। ओके ओके। और डीबीटी आपने गेट कैटेगरी वन में, तो जूलॉजी से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, गेट एक्सेल में भी काम आया होगा जी और जी सर। डीबीटी में भी काम आया होगा वैसे बेसिकली। तो आपने सीएसआर के लिए प्रिपेयर किया है एकता? सर मैंने डीबीटी के लिए स्पेसिफिकली कोई हाँ प्रिपरेशन नहीं करी थी। हाँ मैंने सिर्फ गेट एक्सल के लिए थोड़ी सी करी थी और हाँ। सीएसआई एंड जेआरएफ की करी थी। मेन आपने सीएसआईआर की ही प्रिपरेशन की आपने। अरे वाह, वेरी गुड। सो अब देख सकते हो व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं कि अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन करें अच्छे से, तो डीबीटी आप बाय डिफॉल्ट क्वालिफाई कर लेंगे। और सीएसआईआर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो डीबीटी साथ में गेट एक्सेल भी बाय डिफॉल्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, वी नो, जैसे कि केमिस्ट्री आता है आपने गेट एक्सेल के अंदर, कंपलसरी है, उसको देना ही होता है। दो ऑप्शनल आपको मिलते हैं, कुछ कोर सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होंगे, उसके लिए आपको नीड रहेगी, हेल्प चाहिए होगी। अदरवाइज 70% जो आपका सिलेबस है, इट इज टू द पॉइंट सिमिलर टू द सीएसआर एग्जामिनेशन। तो 30% के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, जो कि जरूर एकता ने भी की होगी। सो एकता, आपने जब गेट एक्सेल का एग्जामिनेशन दिया तो उसमें से क्या एक्स्ट्रा चीजें थी जो आपने सीएसआर के अलावा आपने पढ़ी थी? सिर्फ केमिस्ट्री मैंने देखी थी। हाँ, बाकी केमिस्ट्री। एक्स्ट्रा मैंने, क्योंकि मैंने पिछली बार जब पेपर दिया था दिसंबर अच्छा। 2023 का, हम्म। तो मेरा बायोकेमिस्ट्री मैंने छोड़ दिया था। ओके। और मेरे गेट एक्सल में बायोकेमिस्ट्री मैंने ऑप्शनल में लिया था। तो अच्छा। मैंने 15 दिन में जो भी टाइम मिला मैंने हम्म। बायोकेमिस्ट्री किया पहले। ओके। और वेरी बीच गुड। बीच में केमिस्ट्री देख लेती थी, बाकी हो गया। वेरी गुड। और इस बार तो जूलॉजी के पेपर में भी बायोकेमिस्ट्री काफी पूछी गई थी, गेट जी एक्सेल सर। में जी इवन एक्स है ना, जूलॉजी से भी पूछा गया, तो ये तो बहुत तो सर बेनिफिट हो। केसी सर के नोट्स ही आए थे सारे के सारे। हाँ डेफिनेटली, इस बार पेपर जो पूरा आया है वो केसी सर के नोट से ही आया है, तो क्लासरूम से ही बन गया था पूरा पेपर, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। एंड डीबीटी में भी आपको हेल्पफुल हो रहा होगा आपके लिए सीएसआर, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस बन गए होंगे। यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। सो अभी आपके आगे क्या गोल्स है, लाइक आपने डीबीटी क्वालिफाई कर लिया है, सो व्हाट नाउ? सर सर अभी पीएचडी करने का वो है। ओके। तो प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर के लिए, अरे वाह, वेरी गुड। सो प्रोफेसर के लिए तो देखिए, आप पीएचडी के साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहें यूपी पीएससी का, है ना। ये उत्तर प्रदेश से हैं आप, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है, तो जूलॉजी की पोस्ट रहेंगी, तो उसमें आप कोर जूलॉजी जरूर पढ़ते रहिए। और है ना, आरपीएससी का और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का चैनल है आईएफएस का, उसको भी फॉलो करते रहें, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जूलॉजी के काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, क्योंकि आप सिलेबस देख लीजिए, अगर आपका गोल है वो, तो साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं आप। ऑल्सो एक था, आपको आईएफएस के बारे में कहाँ से पता चला? लाइक आपको यूट्यूब से ही पता चला, या फिर आपके किसी सीनियर ने आपको बताया, आपके किसी फ्रेंड ने सर आपको मैंने बताया? सर मैंने खुद सर्च किया था। मैंने सेल बायोलॉजी का लेक्चर देखा तो उसके नोट्स बनाए। फिर मुझे जब जेनेटिक्स का लेक्चर मिला केसी हम्म। सर का,
तो मुझे लग गया कि मेरा सिलेक्शन यहीं से होगा। ओके ओके बस मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। क्या बात है, बढ़िया। और जैसे एकता आपने प्रिपरेशन की, तो आपने अपने मास्टर्स के साथ में प्रिपेयर किया, या फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट करके ड्रॉप लेकर के आपने प्रिपेयर किया? सर मास्टर मेरा लास्ट ईयर हुआ है, हाँ। तो मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी। हम्म। और जैसे कि सेल बायोलॉजी मेन कोर टॉपिक मैंने पढ़ लिए थे, हाँ। और उसके बाद 6 मंथ का गैप दिया था। ओके। फिर उसके बाद मेरे जो लास्ट ईयर मतलब हम्म। दिसंबर में दिया था मैंने मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ था। ओके मेरे 92.36 परसेंटाइल आए थे। ओके। तो थोड़ा डिमोटिवेशन आया था, बट हम्म मेरे भाई ने बोला कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस मेहनत करो, हम्म। ड्रॉप देते दो। मैंने ये नहीं किया था, मैंने रिवाइज भी नहीं किया था। ओके। तो मैंने फिर प्रिपरेशन करी, हम्म। फिर गेट एक्सल दिया। तो मेरा बीएड भी चल रहा था साथ में, अच्छा, तो आप बीएड टीचिंग में? करने के लिए भी जाना पड़ता था। तो वहाँ पे थोड़ा वो हो गया। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। मैंने डीबीटी का एग्जाम का प्रिपरेशन उससे 1 महीने पहले ही हम्म मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था हम्म आईएफएस से, हम्म और उसी को कंटिन्यू किया। डेली में 3 पीएम टू 6 पीएम प्रैक्टिस करती थी, हम्म। और उसके बाद मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा। ओके, दैट्स रियली गुड। क्या बात है। सो कैसे मैनेज किया आपने? लाइक बीएड तो काफ़ी लाइक हैक्टिक रहता है, आपको स्कूल में भी जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, टीपी वगैरह देने के लिए। ऑल्सो लाइक फाइल्स वगैरह भी बहुत बनानी पड़ती है ना, काफ़ी सारी फाइल्स होती है, कितना सारा, है ना, पेपर वर्क कितना सारा करना होता है, और छोटे बच्चों को संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, पूरी एनर्जी ले लेते हैं वो सब भी। तो किस तरीके से आपने साथ में मैनेज किया, लाइक प्रिपरेशन भी और साथ में बीएड भी? सर टीचिंग के लिए मुझे कंपलसरी जाना ही पड़ता था। बाकी हाँ। मैम फोर्स करती थी कि तुम्हें आना पड़ेगा, हम्म यहाँ पे बीएड कर रही हो तो अच्छे से आना पड़ेगा, अच्छे से बीएड करना पड़ेगा। मैंने मैम से बोल दिया था कि मेरा जेआरएफ होने वाला है, मैंने पहले से बोल दिया था। ओके। मैंने कहा था कि जेआरएफ हो जाएगा, मैं हाँ। बीएड छोड़ दूंगी। ओके। तो मेरा मैं बीएड करना नहीं चाहती थी सर, हम्म। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी। वेरी गुड। सो डेफिनेटली अगर आपका गोल पहले से डिसाइडेड ही है कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है, तो डेफिनेटली आप हायर एजुकेशन की तरफ ही अपना हार्ड वर्क करें। सब जगह हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी एनर्जी डिवाइड होगी, और वही एनर्जी को आप चैनलाइज करके एक डायरेक्शन में लगाएं जो आपका गोल है। अगर किसी का गोल है, अगर स्कूल एजुकेशन में ही जाना गोल है, तो वो उसी डायरेक्शन में पढ़ाई करें, एंड डेफिनेटली आप, है ना, स्कूल लेक्चरर या फिर आप स्कूल एजुकेशन में जा पाएंगे। और आप चैनलाइज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को हायर एजुकेशन के लिए, आपका मन है हायर एजुकेशन में जाने का, तो फॉर श्योर। और एक एग्जांपल है हमारे सामने, एकता, ठीक है, इन्होंने क्वालिफाई किया है अभी जेआरएफ, और फॉर श्योर आप जब पीएचडी करके बाहर निकलोगे, आप एक डॉक्टरेट की डिग्री होगी आपके पास में, तो आप जरूर हायर एजुकेशन में जा पाओगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। तो इसी तरीके से अपने गोल्स को फिक्स करके उसी डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है, अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी, जितनी हो सारी की सारी एक जगह पर चैनलाइज कीजिए। सो और क्या क्या हर्डल्स आए एकता, लाइक, है ना, और भी हर्डल्स रहे होंगे अदर देन बीएड, क्योंकि प्रिपरेशन का समय काफ़ी लंबा है, जैसे कि आपने बताया कि 6 महीने आपने गैप भी दिया, आपने बीएड भी किया था, ठीक है, तो एक लंबा ड्यूरेशन था प्रिपरेशन का। इस बीच में क्या हर्डल्स आपके रहे, और उनको ओवरकम कैसे किया आपने? सर ये तो वही पे डिपेंड करता है कि अगर सुबह उठ के फिर खाना हम्म बनाना है घर में, फिर हम्म जाके 30 मिनट दूर मेरा हम्म कॉलेज था बीएड वाला, हम्म तो वहां जाना पड़ता था। पूरा दिन वहां चला जाता था मेरा, फिर वापस हम्म आते थे, फिर उसके बाद पूरा दिन चला जाता था। रात में ही टाइम मिलता था। तो मैंने जो पिछली बार जो दिसंबर में पेपर दिया था, तो मैंने जो यूनिट मैंने छोड़ दी थी, तो वो मैं रात में करती थी, और रात को सोते टाइम एक बार रिवाइज कर लेती थी, उसके बाद सोती थी। ओके। सो ये चीज़ें आपने कंसिस्टेंटली की होगी, तभी रिजल्ट आया, है ना। देखिए बच्चों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एकता बता रही है, एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज कीजिए। अब देखिए, आपके कंडीशंस आप ही जानते हैं सबसे अच्छे से, ओके। आपको पता है कि आपके पास में कौन सा समय है जिस समय पर आप पढ़ पाओगे, ठीक है, अदर देन आपके जो दूसरे पर्सनल वर्क है उन सब में से। तो रेगुलर बेसिस पर आप 3 से 4 घंटे, जैसे 3 घंटे एकता ने बताया कि 3 घंटे तो फिक्स ही था, 3 बजे से 6 बजे उन्होंने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। उसी तरीके से आप भी फिक्स कर लीजिए कि एक दिन के अंदर मुझे तीन तो नहीं, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आप कम से कम निकालिए, कि ये ड्यूरेशन मुझे कैसे भी करके एक दिन के अंदर पढ़ाई को देना ही देना है, और वो कंसिस्टेंटली देना है रेगुलर बेसिस पर। ऐसा नहीं कि वीक में आप 2 दिन ये मेहनत कर रहे हो, 3 दिन ये मेहनत कर रहे हो, आपको हफ्ते के 7 दिन ये रेगुलर मेहनत करनी होगी। आप कोई दिन स्किप कर सकते हो, बट वो दिन ऐसा होगा कि लाइक आप महीने में 20 से 25 दिन कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, कोई एक आध दिन स्किप हो जाए तो चलेगा, बट उससे ज्यादा अगर स्किप होने लग गए तो आपके
आप सिलेक्शन से दूर होते रहोगे, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर आप कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर आपका रिजल्ट आएगा, जैसे एकता का आया है, जैसे बाकी स्टूडेंट्स हमारे जो सेलेक्ट हुए हैं, JRF क्वालिफाई किए हैं, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है रेगुलर बेसिस पर। चीज़ें धीरे धीरे ईजी होती रहेगी। आज आपको बायोकेमिस्ट्री टफ लग रही होगी, बट आप 3 महीने उसको पढ़ाई करोगे, 3 महीने रेगुलर उसको पढ़ोगे, है ना। बेसिकली डेली अगर 1-1 घंटा बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, 2 महीने के अंदर अंदर आपको वो बहुत ईजी लगने लगेगी, ठीक है। ये बात बहुत सही बात है एकता। हाँ जी बताइए। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 घंटा डेली दिया था। डेली 1 घंटा दिया था ना, यस वेरी गुड। सर केसी सर ने बताया था कि ये बायोमेट्री डीबीटी के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी देखा भी था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीबीटी में, डीबीटी बायोकेमिस्ट्री मैक्सिमम के। क्वेश्चंस। तो मैं डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करती थी और उसके जरूर देखती थी, उसके क्वेश्चन करती थी डेली। हाँ तो मुझे ये था कि डीबीटी के एग्जाम आते आते मेरा बायोकेमिस्ट्री एकदम प्रिपेयर हो गया था। इट्स वेरी गुड। देखो इसी तरीके से प्रिपरेशन होती है एग्जाम की, आप रेगुलर और बेसिस उसके पे लिए करते रहेंगे तो ईजी हो जाएगा। हाँ बताइए एकता। उसके लिए मैंने अलग से डे भी नहीं निकाला था, बायोकेमिस्ट्री के लिए डेली 1 घंटे पढ़ती थी। डेली तो ऐसे एक महीने मैंने 30 घंटे तो दे ही दिए हैं सभी। यस वही बात है। देखिए आप एक दिन में 30 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, या फिर आप देख 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर 30 घंटा नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लोगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, इतना सारा एक साथ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस पे लो, थोड़ा थोड़ा डोज लो। कभी हम बीमार होते हैं तो भी ऐसे नहीं होता कि सारी दवाइयाँ ली और सारी एक साथ खा ली, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी आप लोगे तो हफ्ते भर के कोर्स के बाद में आपके ट्रीटमेंट होता है। बस वैसे ही करके डेली डोज दो, थोड़ा थोड़ा डोज लो। थोड़ा इन द सेंस कि 1 घंटा तो मिनिमम, किसी भी सब्जेक्ट को 1 घंटे से कम नहीं देना है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन पावर है, ठीक है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं, समझने की जो कैपेबिलिटी वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रेस्प करने लगती है। तो जैसे ही ग्रेस्प करने लगे तो उसको छोड़ना नहीं है, मिनिमम 1 घंटा तो आपको देना ही है एक सब्जेक्ट को। एंड मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़े ताकि आपको थोड़ा बोर ना लगे, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना जाए आपके पास में। आपके पास में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री के साथ आप सेल बायो करो, डीबीटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 टॉपिक जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा रहे हो वो बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस बार भी पूछे गए। और प्रीवियस आप एनालिसिस देखेंगे पेपर का तो भी आपको देखने को मिलेगा कि डीबीटी में बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल यूनिट्स है 4 यूनिट्स, तो जो CSIR की आप प्रिपरेशन कर रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फंडामेंटल यूनिट्स आप पढ़ लोगे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो, है ना, प्रॉपर तरीके से। सेल बायो है आपका, ठीक है, सेल सिग्नलिंग है आपका, तो इन सब चीज़ों को, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके हमारा बेस है, हमारे, है ना, लाइफ साइंसेज का बेस है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ते रहें आप। एक तो कोई स्पेशल टिप्स, कोई सीक्रेट टिप्स गेट को क्वालिफाई करने की एंड डीबीटी को क्वालिफाई करने की? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हाँ आप आईएफएस को फॉलो करिए। हाँ और ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो होगा। हाँ ऐसा नहीं है डेफिनेटली। कि नहीं होगा, होगा। तो बिल्कुल। मैं ऐसे ही करती थी, मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था हम्म आईएफएस को। हम्म मैंने आईएफएस के नोट्स बनाए थे हम्म और उसको रिवाइज किया। उसको रिवाइज करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी तो मेरे बनते थे क्वेश्चन के आंसर। ओके वेरी नाइस। सो बच्चा ऐसे ही है, सही बात है। अगर आप फॉलो ही करोगे डायरेक्टली, अगर आप आईएफएस को ही फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ पढ़ाई जाती है क्लास के अंदर वो चीज़ आपको पढ़नी है, उनके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, संडे टेस्ट भी है, तो वो सब चीज़ें तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को तो बस वो चीज़ पढ़ाई करनी है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लीजिए आप, आपका फॉर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, जुड़े रहेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। इससे क्या है कि रूटीन बना रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके को फॉलो करें तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, फॉर श्योर कर पाएंगे। सो एक तो आपके कोई रोल मॉडल, आपके इंस्पिरेशन जिनको देख के आपको लगता हो कि मुझे इनके जैसा बनना है? सर ऐसे तो कोई नहीं है, बट हाँ कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो हाँ जो भी विमेन साइंटिस्ट होती है उसमें मेरा मन ओह लगता नाइस, है तो उसको मैं सर्च करके फॉर देखती श्योर, हूँ। यस यस डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल वही है हमारे रोल मॉडल, आगे जा करके उन्हीं साइंटिस्ट की तरह हमें भी काम करना है। तो उन्हीं के जैसे आप काम करिएगा, है ना। हमारी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ में, आपके थैंक PhD यू। के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एकता, आपने आपने डीबीटी क्वालिफाई किया, आपने गेट क्वालिफाई किया, दोनों के लिए ही आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आगे भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एनी एग्जामिनेशन यू वांट टू अपीयर इन, सो आप ज़रूर, है ना, IFS को फॉलो कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डेफिनेटली आपके लिए हैं ही हमेशा। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो फॉर श्योर यू कैन आस्क अस। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एकता, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको देख के कई सारे बच्चे इंस्पायर होंगे और
डीबीटी को टारगेट करेंगे एंड साइंटिस्ट बनने के लिए उसी डायरेक्शन के अंदर आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच एकता। ओके।